हेलो बच्चों, आज 11वीं क्लास समाजशास्त्र की क्लास में लेसन 4 पाश्चात्य समाजशास्त्री का अगला भाग पढ़ेंगे हम। इसके पूर्व की वीडियो में हमने कार्ल मार्क्स पढ़ा था और कार्ल मार्क्स को जो समाजशास्त्र को जो देन है, जो उसके सिद्धांत थे उनके, वो हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे इमाइल दुर्खिम। इमाइल दुर्खिम भी कार्ल मार्क्स की तरह ही समाजशास्त्री रहे। इनका जन्म 15 अप्रैल 1858 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1917 में हुई थी। इमाइल दुर्खिम ने समाजशास्त्र को अनेक सिद्धांत दिए, जैसे सामाजिक तथ्य का सिद्धांत दिया, आत्महत्या का सिद्धांत दिया और इन्हीं सिद्धांतों में से एक है श्रम विभाजन का सिद्धांत। इमाइल दुर्खिम का मानना है कि श्रम विभाजन समाज के अंदर एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामाजिक एकता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अब बच्चों, बात यह पैदा होती है कि श्रम विभाजन है क्या? तो श्रम विभाजन समाज के अंदर, चूंकि समाज का जो निर्माण होता है वो व्यक्तियों के समूह से होता है और ये व्यक्ति अलग अलग योग्यता, अलग अलग क्षमता रखते हैं, तो अपनी अपनी योग्यता और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार समाज के अंदर जब कार्यों का बंटवारा किया जाता है या कार्य करने का विभाजन किया जाता है, तो ऐसे सिद्धांत को या ऐसी प्रणाली को हम क्या कहेंगे? श्रम विभाजन। श्रम विभाजन को दुर्खिम ने हमारे जो प्राचीन समय की वर्णा व्यवस्था थी, वर्णाश्रम, जैसे कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। समाज में वर्ण व्यवस्था थी। कौन कौन से थे वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उनका जो कार्य का विभाजन था उसी को आधार मानते हुए इन्होंने आगे इसको श्रम विभाजन को बढ़ाया। दुर्खिम के श्रम विभाजन को समझने के लिए हमको उनके समाज के वर्गीकरण को समझना होगा। समाज के वर्गीकरण को इमाइल दुर्खिम ने 2 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? एक तो यांत्रिकी एकता वाला समाज और दूसरा सांसवी एकता वाला समाज। यांत्रिकी एकता वाला समाज बच्चों, जो हमारा प्रारंभिक जीवन था, आदिम समाज था हमारा, उसको माना जाता है। आदिम समाज के अंदर मानव मस्तिष्क इतना विकसित भी नहीं था और उनकी आवश्यकताएं भी इतनी अधिक नहीं थी। ऐसी स्थिति के अंदर वो लोग आत्मनिर्भर थे। उनकी आवश्यकताएं कम होने की वजह से वो एक दूसरे को धोखा देना या किसी के प्रति कपट करना, ये सब गुण उनमें विकसित नहीं हुए थे। ऐसे समाज को यांत्रिकी एकता वाले समाज कहते हैं। उस समय दंड का प्रारूप, जो कानून का प्रारूप था, वो बहुत ही कठोर था। यानी कि व्यक्ति को जितना अधिक वो अपराध करता था उसी मात्रा में उनको दंड दिया जाता था। उनके लिए कानून का प्रावधान था। उस समय जो कानून थे वो अलिखित थे और प्रथाओं के और रूढ़िवादिता के माध्यम से ही हमें प्राप्त होते थे। अब है सांसवी एकता वाला समाज। सांसवी एकता का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़े हुए होना, और सांसवी एकता का जो उदाहरण है समाज का, वो हमारा आधुनिक, जटिल और विकसित समाज है। वर्तमान समय के जो समाज है उसको हम सांसवी एकता वाले समाज के अंदर रख सकते हैं। इस समाज की विशेषता यह है कि इसमें एक दूसरे पर निर्भरता हो गई है। यानी कि एक व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन के लिए स्वयं पे निर्भर न होकर कई लोगों के ऊपर निर्भर हो जाता है। कई जगह से उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है। इस प्रकार के समाज को हम सांसवी एकता वाला समाज कहेंगे। वर्तमान समय में जो समाज का स्वरूप है उसमें अपराध की मात्राएं भी अलग हैं, अपराध करने की प्रवृत्तियां भी अलग अलग हैं और उनके लिए जो कानून का निर्धारण किया गया है वो लिखित कानून है और इस कानून को हम प्रतिकारी कानून कह सकते हैं। प्रतिकारी कानून का मतलब होता है
कि सुधारात्मक कानून अपराध करने वालों को सुधरने का अवसर दिया जाता है। ऐसे कानून को हम प्रतिकारित या सुधारात्मक कानून कह सकते हैं। तो इमानुएल दुर्खिम का जो श्रम विभाजन का सिद्धांत है बच्चों, एक बार फिर देख लो कि सामाजिक एकता के लिए आर्थिक आधार बनाते हुए इन्होंने श्रम विभाजन का सिद्धांत प्रस्तुत किया और ये हमारे समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण देन है। धन्यवाद।